बहुत ही घटना। ये घटना उस समय की है जब मैं असम के एक छोटे गांव में नाव चलाने का काम करता था। उस दौरान मुझे एक ऐसा सवारी मिला जिसके लिए मुझे एक लाश को अंतिम संस्कार के लिए उसके गांव तक पहुंचाना था। पर वो सफर कुछ ऐसा भयानक होगा ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। दोस्तों, आज के भौतिक घटना के एपिसोड को हम मणि जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनेंगे, जिनके साथ ये घटना वास्तव में घटा था। ये बात है साल 1997 की, जब असम के नदी के किनारों में मैं नाव चलाने का काम करता था। क्योंकि उस समय लंबा सफर तय करने के लिए अच्छे सड़कें नहीं हुआ करते थे। एकमात्र अच्छा और किफायती रास्ता तब नदी ही हुआ करते थे। उस दिन देर शाम मेरी मुलाकात कुछ लोगों से हुई जो दरअसल एक शव को नदी पार कराने के लिए मेरे नाव पर लाए थे। उन्होंने बताया कि उस आदमी की मौत अस्पताल में एक दिन पहले हुई थी, पर कागजी कार्रवाई को पूरा करते करते उस आदमी के शव को वापस लाने में थोड़ा देर हो गया। खैर, वो अब मुझसे चाहते थे कि मैं अपने नाव में उस शव को लेकर उसे उसके गांव तक पहुंचाऊं, जहां उनका अंतिम संस्कार होना था। हालांकि नदी के किनारे में अकेला नाविक नहीं था, लेकिन ज्यादा रात होने के कारण कोई भी नाव वाला इतने दूर गांव में नहीं जाना चाहता था, खास करके एक मृत शरीर को लेकर, सिवाय मेरे, क्योंकि मुझे उससे कोई परेशानी नहीं थी। हालांकि रात ज्यादा होने की वजह से मैंने उनसे ज्यादा पैसों की मांग की थी, जिसके लिए वो मान भी गए थे। हालांकि मेरा नाव इतना बड़ा नहीं था कि मैं सभी को एक साथ ले जा सकूं, इसलिए मैं उन लोगों को वहीं रखकर उस लाश को लेकर नदी के रास्ते चल पड़ा। तब यही करीब रात के 11 बज रहे थे, इसलिए नदी के चारों ओर घना अंधेरा था और उसी सन्नाटे में मैं अकेला उस लाश को लेकर आगे चलता जा रहा था। हालांकि उस दिन के पहले मैंने ऐसे कभी महसूस नहीं किया था, लेकिन उस लाश की मौजूदगी में मुझे हल्की सी बेचैनी हो रही थी। हालांकि ये स्वाभाविक तो था, पर कुछ दूरी पर पहुंचते ही अचानक मुझे किनारे की तरफ एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया, जिसके सफेद दाढ़ी, पुरानी सी पोशाक और हाथ में लाठी को देखकर मुझे ऐसा लगा कि वो कोई मौलाना होगा, जिसने मेरी तरफ देखकर मुझे रुकने का इशारा किया और मुझसे कहा कि उन्हें पास के गांव तक जाना है। हालांकि मेरा नाव उतना बड़ा नहीं था, पर किसी मौलाना को बीच रास्ते में अकेला छोड़ना ठीक ना समझकर मैंने अपनी जगह उन्हें दे दी और खुद खड़े होकर एक लंबे बांस के मदद से नाव को धकेलने लगा। हालांकि मैं ये देखकर हैरान जरूर था कि उन्हें उस लाश को देखकर डर नहीं लगा। वैसे तो शुरुआत में वो आदमी जिसे मैं मौलाना समझ रहा था, वो मुझसे बड़े ही अच्छे से बातें कर रहा था, पर कुछ देर के बाद उन्होंने अचानक से मुझसे बात करना बंद कर दिया। वैसे तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं थी, पर न जाने क्यों अचानक मुझे एक बहुत ही गंदा सा बदबू आने लगा, जो कि ठीक मेरे पैर के पास से आ रहा था, यानी कि जहां वो आदमी बैठा हुआ था। इसलिए ये देखने के लिए कि वो बदबू कैसी है, मैंने अपनी नजरें नीचे घुमाई, लेकिन मैंने वहां पर जो देखा उसे देखकर विश्वास कर पाना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि मेरे सामने वो आदमी उस लाश के हाथ को कफन से बाहर निकालकर उसे चबा रहा था। हालांकि मैंने इसे कोई वहम समझकर अपने पलकों को कई बार झपकाया, लेकिन नहीं, वो सब हकीकत में मेरे सामने हो रहा था। वैसे तो मैंने उस आदमी को रोकने के लिए अपना हाथ भी आगे बढ़ाया, पर उस दौरान वो आदमी जैसे आवाज निकाल रहा था, ऐसे लग रहा था कि मानो वो कोई जानवर हो। उसकी आंखें भी जानवरों जैसी चमक रही थी, इसलिए मैंने डर के मारे अपने हाथ पीछे कर लिए। हालांकि मैं उस वक्त भागना तो चाहता था, लेकिन आसपास के सुनसान इलाके को देखकर मुझ में नाव से कूदने का हिम्मत नहीं हुआ।
इसलिए मैं ऐसा दिखावा करने लगा जैसे मुझे कुछ नहीं पता। पर तब मैं इतना डरा हुआ था कि डर के मारे मेरा पूरा शरीर सुन पड़ चुका था। मैं ये समझ नहीं पा रहा था कि आखिर मुझे आगे क्या करना चाहिए। मैंने अपने जीवन में चप्पू को लाखों बार चलाया था, पर उस दौरान मैं जब धीरे धीरे चप्पू को चलाने की कोशिश कर रहा था तब मेरी उंगलियां तक कांप रही थी। मैं असलियत को छुपाने की पूरी कोशिश कर रहा था, पर न जाने कैसे उस आदमी को ये पता चल चुका था कि मैं दिखावा कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ दूरी तक चप्पू चलाने के बाद मुझे एक हंसी की आवाज आने लगी, जो कि थी तो बहुत ही हल्की आवाज, पर वो आवाज धीरे धीरे मेरी हिम्मत को तोड़ रहा था। रात को उस सुनसान नदी में एक नरभक्षी को अपने सामने देखकर मेरी रूह तक कांप रही थी। तब मेरे पास चप्पू चलाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा था। पर जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे चीजें और भी घिनौनी और डरावनी होती जा रही थी, क्योंकि उस नरभक्षी के हड्डियों को चबाने की आवाज मुझे साफ सुनाई दे रही थी। मैं हिम्मत करके तिरछे नजरों से उस नरभक्षी की ओर देख रहा था, पर उसके चेहरे के वहशीपन को देखकर मैं ज्यादा देर वहां रुकना ठीक नहीं समझा, बल्कि मैं एक ऐसे किनारे की खोज में लग गया जहां से कोई रास्ता साफ दिखाई दे। वैसे तो ये सब चीजें मेरे साथ तकरीबन आधे घंटे से हो रहा था, पर वो आधा घंटा भी मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं कई समय से वहीं कैद हूं। पर जैसे मुझे एक साफ किनारा दिखाई दिया, मैंने नदी में कूदते ही तैरना शुरू कर दिया। पर न जाने क्यों किनारे की तरफ बढ़ते हुए मेरे कानों में वो हंसी की आवाज और भी तेजी से गूंज रही थी, इसलिए मैं जितना तेज हो सके उतना तेज वहां तैर रहा था। पर किनारे तक पहुंचने तक मेरी सांसें फूल चुकी थी, इसलिए मैं कुछ पल वहीं घुटनों के बल बैठा रहा, इस उम्मीद में कि वो डरावनी हंसी अब रुक जाएगी। पर ऐसा नहीं हुआ, बल्कि वो बदबू जो मुझे अपने नाव में आ रहा था, वो बदबू अब मुझे वहां भी आने लगा था। इसीलिए उस रात में तब तक नहीं रुका जब तक मैं पास के एक गांव तक नहीं पहुंच गया। उस रात मैं डर के मारे सारी रात जागता रहा, और जब सुबह हुई और मैं अपने नाव की तरफ वापस गया तो देखा कि वहां बहुत सारे लोग जमा है, जो कि नाव में रखे उस लाश के वजह से था। पर जब मैंने उस लाश को देखा तब उसका एक हाथ आधा कटा हुआ था, एकदम वैसे जैसे किसी जंगली जानवर ने उसे नोचकर खाया हो। हालांकि जब मैंने ये सब उस लाश के परिवार वालों को बताया तब उन्होंने मेरी बातों पर यकीन नहीं किया, पर उस रात मेरे साथ जो हुआ वही सच्चाई थी।